नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पृथ्वीदेव द्वितीय पर लास्ट किया था, जिसमें हमने पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, उनके जीर्णोद्धार के बारे में जाना, जिस प्रकार से उन्होंने राजीव लोचन मंदिर राजिम का जीर्णोद्धार कराया था, उनके विजय अभियान, कलिंग अभियान, बस्तर अभियान के बारे में जाना, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने कलचुरी साम्राज्य को अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक विस्तारित किया, है ना। आज के क्लास में हम जाज्जल्यदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और जाज्जल्यदेव द्वितीय से शुरू करते हुए कलचुरी कालीन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उनके प्रथाओं के बारे में जानेंगे, जैसे लाखा बाटा प्रथा, है ना। और हम जानेंगे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ में बांटा गया था। दोस्तों, ये जो क्लास होगी छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है, मार्केट पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। और ये किताब जो है डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह द्वारा लिखा गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। सबसे पहले शासक हैं कलचुरी वंश के, मतलब अगले शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जो है जाज्जल्यदेव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1165 से 1168 ईस्वी तक रहा। उन्होंने तुम्मानाधिपति उपाधि धारण की, जो कि मल्हार के अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है ना। और ये जो है जाज्जल्यदेव द्वितीय जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के उनके छोटे पुत्र हैं, है ना। इन्होंने निर्माण कार्य की बात करें इनकी, तो केदारेश्वर महादेव मंदिर मल्हार, इसे सोमराज नामक एक ब्राह्मण द्वारा बनाया गया था, जिसे पातालेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। मल्हार में ये मंदिर अभी भी है क्या, आप लोग देखने जाइएगा, अच्छा मंदिर है। क्या है, ऐसा जगह जाने से एक तीर से दो शिकार होता है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो है त्रिपुरी शासक जयसिंह का आक्रमण, इनके समय में त्रिपुरी शासक जयसिंह का आक्रमण रतनपुर में हुआ, जिसे जाज्जल्यदेव द्वितीय द्वारा असफल किया गया। इस युद्ध में सामंत कल्हड़देव की मृत्यु हो गई, वो कहना चाहिए शहीद हो गए, है ना। जानकारी के स्रोत की बात करें इनकी तो मल्हार के अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, शिवरीनारायण अभिलेख से मिलती है, अमोदा ताम्रपत्र और समडिल ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है, किनकी, जाज्जल्यदेव द्वितीय की, है ना। आमोदा ताम्रपत्र के अनुसार बात करें तो थीरु या धीरु नामक यक्ष ने जाज्जल्यदेव द्वितीय को पकड़ लिया था, है ना। जाज्जल्यदेव ने अपने ज्योतिषी राघव और पुरोहित नामदेव को बुंदेरा नामक गांव दान में दिया था, है ना। ताम्रपत्रों से ये जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले शासक की ओर। अगले शासक हैं जगदेव या जगदेव। इनका शासनकाल 1168 से 78 रहा, है ना। और ये जाज्जल्यदेव द्वितीय के बड़े भाई थे, है ना। अब इसके बाद अगले शासक हैं रत्नदेव तृतीय। इनकी पत्नी कौन थी, रल्हा या पद्मा। मंत्री थे इनके गंगाधर राव, है ना। निर्माण कार्यों की बात करें तो लखनी देवी एकवीरा मंदिर रायपुर का इन्होंने निर्माण कराया था, है ना। बहुत जंगल के ऊपर में है। कहते हैं कि सबसे पहले दर्शन करने जाने से महामाया मंदिर के लखनी देवी मंदिर का जो है दर्शन करना अति आवश्यक है ना। इसके अलावा उन्होंने पुराराती शिव मंदिर रतनपुर का निर्माण जो है कराया था। जीर्णोद्धार में इन्होंने इनके मंत्री सेनापति गंगाधर राव द्वारा खरोद के लखनेश्वर मंदिर एवं सबरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। इनके शासनकाल में अराजकता बहुत फैल गई थी, लोग अकाल एवं भूखमरी से मरने लगे थे। गंगाधर राव की सूझबूझ से इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने में सहायता दी, और इस सब की जानकारी हमें खरोद अभिलेख से मिलती है ना। अराजकता फैली और अराजकता से कौन उभारा, उनका सेनापति गंगाधर राव, और इसकी जानकारी कहाँ से मिली, खरोद के अभिलेख से मिली। आगे बढ़ते हैं। प्रतापमल, इनका शासनकाल 1198 से 1222 ईस्वी तक रहा, और ये इनके सामंत जो है यशोराज या जसराज, है ना, ये इनके सामंत थे। और इसकी जानकारी हमें बोरिया मूर्ति लेख से मिलती है। इनके द्वारा सिक्के चलाए गए, जो कि शक्ति बालपुर से प्राप्त हुए हैं। अब तक 12 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो चक्राकार एवं षटकोणाकार के थे, जिन पर सिंह एवं कटार की आकृति अंकित थी, है ना। इनके स्वर्ण के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक, है ना। सिक्कों पर लागरी लिपि में पिछले जाज्जल्यदेव का सिक्के में क्या लिखा था, श्रीमद जाज्जल्यदेवस्य, है ना। और इनके सिक्कों पर क्या लिखा था, श्रीमद प्रताप मल्लदेव लिखा था, है ना। श्रीमद प्रताप मल्लदेव
नाम के आगे श्रीमत जोड़ा गया था और इस प्रकार से सिक्कों पर लिखा हुआ था। सिक्कों के अग्रभाग में बात करें तो हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन था, है ना। शंख, चक्र, गरुड़ पिछले शासकों के बारे में हमने देखा, उनके सिक्के पर मिलते थे और इनके सिक्कों पर जो है क्या मिला था, हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन, है ना। इनके ताम्रपत्रों की बात करें तो बिलाईगढ़ का ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है, पेंड्राबंद ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है, कोनारी ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है और पवनी ताम्रपत्र से भी इनकी जानकारी मिलती है। इनके शासन काल में गंग नरेश अनंग भीम तृतीय का आक्रमण हुआ था, जिससे कलचुरी वंश छिन्न भिन्न हो गया था। मतलब हमला अच्छा हुआ था, अचानक से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रतापमल के बाद एक ऐसा टाइम आया जिस पर कलचुरी कालीन जो है वही छिन्न भिन्न हो गया था। तो ये एक प्रकार से मान के चल सकते हैं कि डार्कनेस एरा ऑफ डार्कनेस आया कलचुरी कालीन, और उस समय कलचुरी कालीन अस्त व्यस्त था। इस समय की कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। हालांकि रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम कायस्थ के अनुसार प्रतापमल के बाद निम्न शासक की पीढ़ी दर पीढ़ी रतनपुर में शासन किए हैं। किनकी जय सिंह है, धर्म सिंह है, जगन्नाथ सिंह है, वीर सिंह है, कमल देव है, शंकर साय है, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम साय, है ना। और धर्मदेव सिंह के बारे में बात करें तो ये मुगलों के अधीन शासन करते थे और लगभग 300 वर्षों तक के काल में जो है हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। एक प्रकार से निर्वात का काल रहा है। हो सकता है कि जिन्होंने आक्रमण किया था गंगवंशीय शासक, है ना, गंगवंशीय, ये जो हमने पीछे पढ़ा, गंग नरेश अनंग भीम तृतीय, इनका शासन काल रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपने कोई साक्ष्य नहीं छोड़े तो शायद इनके बारे में जानकारी नहीं मिली। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, पर उस पर बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंधकार काल के बाद बात करें तो बहारेंद्र साय के एक प्रमुख शासक हुए, जिनका शासनकाल 1495 से 1544 ईस्वी के बीच रहा। इनकी राजधानी जो है कोसगई या कोसंगा रही, वर्तमान में छुरी कोसगई, जिसको हम कोरबा के नाम से जानते हैं, है ना। राजधानी परिवर्तन इन्होंने क्यों किया, इसके बारे में जो है कोसगई शिलालेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि बहारेंद्र साय के शासनकाल में हाथी पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ था, है ना। हाथी पकड़ने के लिए तब राजा को कोसंगा किला में आश्रय लेना पड़ा था। इसके पश्चात बहारेंद्र साय ने पठानों को पराजित कर खड़ेड़ दिया। फिर उसने अपनी राजधानी रतनपुर से कोसंगा ले गया, है ना। पठानों का किस लिए आक्रमण हुआ था, हाथी पकड़ने के लिए। तब उनके दिमाग में आइडिया है कि यहीं तो रुकना पड़ ही रहा है तो इसी को राजधानी बना लेते हैं भाई, क्योंकि आक्रमण भी यहीं से हो रहा है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो है कोसंगा या कोसगई को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इनके द्वारा कोसगई में कोषागार की स्थापना की गई। कोसगई माता का मंदिर निर्माण कराया गया। रतनपुर के बहरैया तालाब का निर्माण कराया गया। बहरैया अर्थात बाहर में है तालाब, इसीलिए उसको बहरैया तालाब बोलते हैं, है ना। चैतुरगढ़ के किले का निर्माण कराया, है ना। और इनके द्वारा जो है महामाया मंदिर के सभागृह का जो है जीर्णोद्धार कराया गया था। किनके द्वारा, बहारेंद्र साय के द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जो जानकारी है रतनपुर अभिलेख एवं कोसगई अभिलेख से प्राप्त होती है। और कोसगई अभिलेख में जो है सिंघड़, इंधीर, मदन ब्रह्म, रामचंद्र रत्नदेव का नाम भी मिलता है ना। अगले शासक है कल्याण साय। कल्याण साय का शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी के बीच रहा। बहारेंद्र साय के पश्चात जो है रतनपुर की गद्दी पर अगला शासक कल्याण साय बैठा, है ना, कल्याण साय। और कल्याण साय के रूप में जानकारी तो मिली ही, और ये भी जानकारी मिली कि वो एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनके माता पिता के बारे में निश्चित पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कौन थे, है ना। लेकिन कलचुरी शासक कल्याण साय की चर्चा जो है दिल्ली तक हुई थी। क्यों? अनेक विद्वानों का मत है कि कल्याण साय जो है मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और बाबू रेवाराम की बात माने तो अकबर के दरबार में जो है 8 वर्षों तक रहकर राजस्व संबंधी प्रक्रिया जो है उन्होंने सिखाया था। और किसी को सिखाया था, इनको सिखाया गया था, कल्याण साय को। और राजस्व संबंधी विवाद उनका हुआ था किनके साथ, अकबर के साथ। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीजी व्यापम में 2018 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तुजुके जहांगीरी एवं गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय जहांगीर के दरबार में 8 साल रहा।
तुजुके जहांगीरी में स्पष्ट वर्णन है कि शनिवार 25वां खुर्दाद मेरा भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया। उसने कल्याण साय को पेश किया जो रतनपुर का जमींदार है। इसके विरुद्ध मेरे पुत्र ने सेना भेजी थी और उसने नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया था। इतना ले लो और उनको छोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इतिहास समुच्चय के अनुसार पंडित शिवदत्त शास्त्री ने कल्याण साय के बारे में क्या कहा है कि वह गोपाल राय के प्रताप से फिरे टोकरी माफ भय, है ना। वही मान के चलिए कि एक टोकरी भर उनको माफी की तहत जो है छोड़ा गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनके राजस्व संबंधी सुधारों के बारे में जानते हैं और इसे जानने से पहले रतनपुर के गज किले के अंदर जो है जगन्नाथ स्वामी मंदिर का इन्होंने जो है निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया था? कल्याण साय ने निर्माण कराया था, है ना। इनके राजस्व संबंधी सुधार इनके राजस्व पुस्तिका से इसके बारे में जानकारी मिलती है ना। और जिसके कल्याण साय ने एक राजस्व पुस्तिका तैयार की, है ना। और ये इस राजस्व पुस्तिका के अनुसार जो है राजस्व पुस्तिका तैयार की थी, जिसके आधार पर रतनपुर के गढ़ों एवं खालसा क्षेत्रों में 6 लाख रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होती थी। कल्याण साय की इस पुस्तिका को आधार बनाकर बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने 1868 में रतनपुर एवं रायपुर को 18-18 गढ़ में बांटा था, है ना। आगे चल के हम पढ़ेंगे किस प्रकार से 18-18 गढ़ों में बांटा गया था। इनकी और एक व्यवस्था है जमाबंदी व्यवस्था। कल्याण साय ने जो है राजस्व संबंधी सुधार हेतु जमाबंदी व्यवस्था की शुरुआत की थी और इस व्यवस्था के तहत जो है छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत हुई। अर्थात गढ़ व्यवस्था के जनक जो है कल्याण साय माने जा सकते हैं, हम कह सकते हैं। इसी जमाबंदी प्रणाली में उस समय की प्रशासनिक, सैन्य एवं राजस्व व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है ना। कल्याण साय के बाद जो है रतनपुर में शासन करने वाले ये शासक रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिख दिया है मैंने आपको। लक्ष्मण साय, है ना। देश बही खाता नामक लेख पुस्तिका इन्होंने तैयार किया था। कल्याण साय को इसी विवाद के चलते वहां बुलाया गया था, तो शायद इसी से संबंधित ज़्यादा सुधार इनके शासन काल से हमें देखने को मिलता है। वहां से अच्छा से सीख के आए थे और उन्होंने वहां पे इसका कार्यान्वयन किया रहा होगा, है ना। आगे है तखत सिंह। तखत सिंह ने क्या बसाया था? तखतपुर शहर बसाया था। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। तखत सिंह के 3 भाई हुए, सरदार सिंह, बख्त सिंह, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, होंगे आगे चल के, याद ध्यान रखिएगा, है ना। राजा रणजीत साय एवं रानी कमला देवी ने संतान थे कौन? तखत सिंह। इनके माता पिता ये थे, हैं, जिन्होंने 1665 ईस्वी में रतनपुर राज्य के सिंहासन पर बैठे। इनके समकालीन उत्तर में बादशाह औरंगजेब थे, अकबर के पुत्र रहे, है ना। दक्षिण में मराठा शासक शिवाजी थे। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी इस समय रतनपुर भी आए थे। इनके बारे में विशेष तथ्य देखें तो तखत सिंह पुत्रविहीन थे, इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी का नियोग जो है बड़गैया नामक ब्राह्मण से द्रव्य देकर पुत्र प्राप्त किया, जो राजा राज सिंह के नाम से जाना जाता था, है ना। नियोग प्रथा क्या है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दिन इस पर डिटेल से मैं बता दूंगा कभी, है ना, कि बच्चा नहीं होता है तो किसी दूसरे के पास भेजा जाता है और इस प्रकार से जो है संतान की प्राप्ति की जाती है ना। इसी नियोग प्रथा, है ना। राज सिंह के बारे में बात करें तो तखत पुत्र थे। 1689 ईस्वी में रतनपुर के सिंहासन पर बैठे और दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे इनके, है ना। और इन्होंने जो है खूब तमाशा में इनकी जमकर आलोचना की है ना। आगे देखते हैं। राज सिंह के द्वारा नगर बसाया गया, रतनपुर के समय राजपुर। और महल निर्माण के बारे में बात करें तो रतनपुर में बादल महल का निर्माण जो है राज सिंह ने कराया था। बादल महल में कजरा देवी के लिए जो है निर्माण कराया गया था, जिसे सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। राज सिंह के पुत्र के बारे में बात करें तो विश्वनाथ सिंह थे, जिसने अपने पिता का जन्म नियोग से होने के शौक में बड़गैया ब्राह्मण की हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर लिया, है ना। गिल्टी
फील करते हुए आगे ये देखिए नियोग विधि आएगा। जब कोई स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति या पति की संतान पैदा न कर पाने की स्थिति में किसी योग्य पुरुष से गर्भ धारण करती है तो उसे नियोग विधि कहते हैं। इस प्रथा से जन्मा बच्चा वैध होगा और विधिवत रूप से बच्चा पति पत्नी का होगा, नियुक्त व्यक्ति का नहीं होगा, है ना, जिसके साथ नियोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ सिंह की मृत्यु होने पर राज सिंह जो है पुत्र शोक में राजपुर छोड़कर पुनः रतनपुर रहने लगे, है ना, जहाँ जिस शहर पर जो बसाया था वहीं वहीं रहते थे, लेकिन उसको छोड़कर पुनः जो है रतनपुर में रहने लगे। और राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी रायपुर शाखा के मोहन सिंह को घोषित कर दिया। वो तो खत्म हो गए थे, उनकी जो पुत्र थे, है ना, विश्वनाथ सिंह। किंतु राज सिंह की आकस्मिक मृत्यु के दौरान जो है मोहन सिंह उपस्थित नहीं था, अतः राज सिंह ने अपने चाचा सरदार सिंह को गद्दी पर बिठाया, है ना। राज सिंह की मृत्यु हो गई उनके, तो उन्होंने किसको देने का फैसला लिया, शासन भार मोहन सिंह को, रायपुर शाखा के जो थे, है ना। लेकिन मोहन सिंह अनुपस्थित थे, तो किनको मिल गया, उनके चाचा सरदार सिंह को मिल गया गद्दी। ठीक है। अब सरदार सिंह फिर से निसंतान थे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका भाई रघुनाथ सिंह रतनपुर का उत्तराधिकारी बना, है ना। अब रतनपुर के रघुनाथ सिंह के बारे में जाने तो स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला रतनपुर शाखा का अंतिम कंजूरी शासक था, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मराठों के अधीन शासन करने वाला प्रथम कलचुरी शासक था। इनकी परिस्थिति कमजोर होगी तो किसी न किसी का आसरा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि राजपाट चलाना है, तो किसका आसरा लें। उस समय के सबसे सशक्त, कहना चाहिए सशक्त भी कहें या फिर ताकतवर कहें, तो उस समय कौन सा वंश जो है सशक्त था, मराठा वंश। तो उन्हीं का जो है मराठा शासकों की जो है अधीनता इन्होंने स्वीकार की, किन्होंने, कलचुरियों ने, है ना। और पीछे आपने लोगों ने देखा कि शिवाजी का आगमन भी हुआ था, तो वो भाग गए थे स्थिति को, तो उन्होंने इनकी जो है अधीनता स्वीकार कर ली। रघुनाथ सिंह ने किनकी, मराठाओं की। रघुनाथ सिंह अपने इकलौते पुत्र, उनके भी पुत्र की मृत्यु हो गई और उससे बहुत दुखी हो गए, है ना। इसलिए राजकाज में ध्यान नहीं दिया और इसी समय रतनपुर पर मराठा आक्रमण हो गया, है ना। तो अब मराठा आक्रमण हो ही गया भाई, तो हमारे अंडर में आप काम करो, हमें लगान दो आप, है ना। आगे है मोहन सिंह, अब ये वापस लौटे हैं, है ना। तो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह रहे और 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी भोसले ने 1757 ईस्वी से छत्तीसगढ़ में आकर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, है ना, कि अब हम इनडायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, अब हम खुद आकर यहाँ पर शासन करेंगे। और पहले ऐसे कौन शासक थे, मराठा शासक बिंबाजी भोसले, है ना। भास्कर पंत का 1745 में बंगाल अभियान से लौटते समय जो है बंगाल के शासक अलीवर्दी खां द्वारा मनखुटा नामक स्थान पर धोखे से हत्या कर दिया गया था, भास्कर पंत का, है ना, भास्कर पंत का। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के कलचुरी वंश, है ना, ये रतनपुर के हमने देखा, अब रायपुर के देखेंगे। और आगे चल के इस प्रकार से भी गढ़ों का विभाजन हुआ था, जिस प्रकार जो कल्याण साय ने किया था 18-18 गढ़ों में बांटा था, है ना। तो आगे देखते हैं रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरियों की एक शाखा खल्लारी में 14वीं शताब्दी में लक्ष्मीदेव के शासनकाल में स्थापित हुई थी, है ना। खल्लारी में कौन सी शताब्दी में, 14वीं में। हालांकि समय के साथ जो है रायपुर राजधानी बन गई, इसलिए इसे रायपुर शाखा के नाम से जाना जाता है ना। समय के साथ जो है अब भाई सेंटर में है, जो जगह सेंटर में है तो वो तो उसको राजधानी बनना ही है ना, है ना। और सुविधाजनक भी था, सेंटर में होगा राजधानी तो। और रायपुर के कलचुरी शाखा की बात करें तो जगन्नाथ सिंह के पुत्र वीर सिंह देव और देवनाथ सिंह देव, और इनका ये हायरार्की आप लोग देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनका शासनकाल जो है 1300 से 1741। शाखा थी लहुरी शाखा, राजधानी खल्लारी लक्ष्मीदेव की। और रायपुर स्थापित किसने किया था राजधानी के रूप में, ब्रह्मदेव राय ने, है ना। रायपुर कलचुरी के प्रथम शासकों के संबंध में जो है CGPSC के अनुसार रामचंद्र देव हैं, मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मीदेव हैं, अलेक्जेंडर कनिकधन के अनुसार केशव देव हैं और राय बहादुर हीरालाल के अनुसार केशव देव हैं। इस पर जो है कहना चाहिए कि कन्फ्यूजन बहुत है,
तो आप लोग चारों को याद रखिएगा, है ना, जो भी आंसर ले। लेकिन सीजीपीएससी के अनुसार रामचंद्र देव को माना गया है, विवादास्पद हो सकता है ना। अंतिम शासक अमर सिंह है। मराठाधीन शासक कौन रहे? शिवराज सिंह। उपाधि ये क्या धारण करते थे? महाराजकुमार राजा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सब इनके शासक हुए हैं। ये लक्ष्मी देव, सिंहण देव और रामचंद्र देव जो अभी हमने पढ़ा था, जो सीजीपीएससी के अनुसार कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। और इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की तथा रायपुर का नामकरण अपने पुत्र हरि ब्रह्मदेव के नाम पर रखा और बूढ़ा देव तालाब के समीप जो है किला निर्माण कराया। इन्होंने श्री रामचंद्र जी मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया और इन्होंने फणिनाग वंशीय शासक मोनिंग देव को जो है पराजित किया, है ना। अपकमिंग वंश हरि ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव उनके पुत्र थे रामचंद्र देव के, है ना। इनके द्वारा जो है बूढ़ा तालाब दूधाधारी मठ का निर्माण कराया गया और दूधाधारी मठ की स्थापना जो है बलभद्र दास जी ने किया था, है ना। इसके अलावा रायपुर में हटकेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण कराया और हाजीराज नामक व्यक्ति द्वारा जो है हटकेश्वर महादेव मंदिर और देवपाल नामक मुची द्वारा जो है नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया था, है ना। इसके बाद अगले शासक भुवनेश्वर देव, उमेन सिंह देव, बनवीर सिंह देव, अमर सिंह देव इनके अगले आने वाले शासक हुए। बनवीर सिंह देव जो है इनके दीवान रामचंद्र कोका द्वारा एक तालाब का निर्माण कराया गया, जिसे खोखो तालाब के नाम से जानते हैं, है ना। और बनवीर सिंह ने राजा तालाब का निर्माण कराया था, तालाब पर इनको इंटरेस्ट ज़्यादा था। इसके बाद है अमर सिंह देव, इनके राज्याश्रित कवि है पिंगलाचार्य कवि माखन। इन्होंने छंद विलास नामक छंद शास्त्र की रचना की थी, है ना। और मराठों के अधीन बिना किसी विरोध के अमर सिंह ने उनका राज्य छीनकर जो है रायपुर राजिम एवं पाटन का क्षेत्र उसे दे दिया था और उसके बदले अमर सिंह को 7,000 रुपये टकोली वार्षिक रूप से मराठों को देना तय हुआ था, है ना। अमर सिंह ने नंदू ठाकुर और घासीदास को जो है कुछ रियासतें प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह, बिम्बाजी भोसले ने शिवराज सिंह को बड़गांव क्षेत्र महासमुंद को दिया था और प्रत्येक गांव से 1,000 रुपये वसूलने का अधिकार भी दिया था। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी कालीन संक्षिप्त जानकारी की बात करते हैं तो इनकी शासनाधि अवधि जो है 1000 से 1741 ईस्वी के बीच रही। संस्थापक इसके कलिंग राज रहे। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह रायपुर शाखा से और रायपुर शाखा से अमर सिंह रहे। राजधानी इनकी शासक और राजधानी के बारे में बात करें तो कलिंग राज ने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। भारेंद्र शाह ने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई। लक्ष्मी देव ने खल्लारी को अपनी राजधानी बनाई। रामचंद्र देव की बात करें तो रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कलचुरी कालीन जो ये शासक थे इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी और कुल देवी इनकी गजलक्ष्मी थी। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रतनपुर शाखा से कौन थे? रघुनाथ सिंह थे, जो मराठाओं के अधीन प्रथम शासक थे। और अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह थे, है ना। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रायपुर शाखा में बात करें तो अमर सिंह थे और अंतिम की बात करें तो शिवराज सिंह थे, है ना। और कलचुरी वंश अपने आप को क्या कहते थे? जैसा कि आप लोग को पता है हे वंशी कहते थे। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली? शिवजी नारायण के शिलालेख से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी कालीन स्थापत्य कला, है ना, ये सब स्थापत्य कला है। महिषासुर मर्दिनी कलिंगराज के है। महामाया मंदिर हो गया, बंकेश्वर महादेव मंदिर हो गया, महिषासुर मर्दिनी मंदिर लफागढ़ हो गया, रत्नदेव मंदिर रतनपुर का है। इस प्रकार से सभी शासकों के ये जो है स्थापत्य कला है ना। ये PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर। निर्माण कार्य की बात करें तो रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर का किला, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा लफागढ़ का किला, इस प्रकार से इनके शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। किला की बात करें तो, है ना। और नगरों की बात करें तो रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर, जाजल्य देव प्रथम द्वारा जांजगीर, वल्लभराज द्वारा हटकेश्वरपुर, अकाल देव द्वारा अकलतरा, तखत सिंह ने तखतपुर, राज सिंह ने राजपुर, जगपाल ने जगपालपुर, कल्याण शाह ने लालपुर और रामचंद्र देव ने भी रायपुर नगर की स्थापना की। जीर्णोद्धार जाजल्य देव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम का राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रत्नदेव तृतीय ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर खड़ौत का जीर्णोद्धार कराया। भारेंद्र शाह ने महामाया मंदिर सभागृह का जो है जीर्णोद्धार कराया। तालाब निर्माणों के बारे में बात करें
तो पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है विशाल तालाब रतनपुर का बनवाया था, जाजलदेव प्रथम ने भीमा तालाब बनवाया था, और पृथ्वीदेव द्वितीय ने खरग तालाब और खारंग झील का निर्माण कराया था, है ना। इसी प्रकार से भारेंद्र साय, हरि ब्रह्मदेव राय, उमेश सिंह देव और बनवीर सिंह देव ने जो है तालाबों का निर्माण कराया था। बनवीर सिंह देव ने खोखो तालाब, है ना। तालाब असल में वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, और उस समय जो है सुंदरता के साथ साथ जल संरक्षण के लिए शासकों द्वारा जो है तालाबों का निर्माण किया जाता था, है ना। जल संरक्षण का उपयोग करके खेती किया जाता था, और जिससे आर्थिक समृद्धि आती थी राज्य में, है ना। तो इसीलिए तालाबों का निर्माण जो है उस समय के शासकों द्वारा, कलचुरी वंशकालीन शासकों द्वारा किया गया था, है ना। और तालाबों की नगरी भी किसको कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है ना। रतनपुर में ही कौन सा तालाब हमने पढ़ा? बहरैया तालाब। आगे बढ़ते हैं। ये तालाब फिर से आ गया भाई। कलचुरियों में ग्रामदान की प्रथा थी, तो ये सब गांव थे, और ये गांव शासक है, ये गांव दान में दिए, और इन ब्राह्मणों को दान में दिए गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी शासकों की रानियां, है ना। रत्नदेव प्रथम की नोनल्ला, है ना। ये देख लीजिएगा भाई, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रत्नदेव प्रथम की नोनल्ला, पृथ्वीदेव की राजल्ला, है ना। नवरत्न होते हैं इसीलिए नोनल्ला, याद रखिएगा। और पृथ्वीराज से आप पृथ्वी देव प्रथम की राजल्ला देवी, है ना, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जाज के लाज ऐसे याद रख सकते हैं। जग का सोम, है ना, सोम जग, जगदेव का सोमल्ला, इस प्रकार से आप लोग जो है याद कर सकते हैं। रत्नदेव तिथि के बारे में बात करें तो रल्ला और पद्मा, राज सिंह की दिव्यपुरी, सुमसपुरी कजरी देवी, और रघुनाथ सिंह के लक्ष्मण कुंवर, पदम कुंवर, है ना। कुंवर बोलने से रघुनाथ सिंह, राज सिंह की पूरी वाले हैं, और रत्नदेव के रल्लाव पद्मा आ वाले हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, है ना। 16वीं शताब्दी में कल्याण साय के द्वारा रचित राजस्व पुस्तिका से कलचुरी कालीन जो है राजस्व एवं प्रशासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें मिलती है, और किस प्रकार से शासन व्यवस्था रही, आइए देखते हैं। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो राष्ट्र, विषय, देश, मंडल, गढ़, तालुका, ग्राम में बटा हुआ था, और राष्ट्र के प्रमुख राजा थे, विषय के विषयपति, देश के महामंडलेश्वर, मंडल के मांडलिक, गढ़ के गढ़ाधिपति, तालुका के तालुकाधिपति, और ग्राम के गौटिया। इस प्रकार से उनके प्रमुखों को बांटकर देखा जा सकता है ना। तो ये है प्रशासनिक इकाई, और ये है प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राम का सबसे छोटी इकाई, ADI 2025 में पूछा गया सवाल है ना। तो ये बाकी भी इंपॉर्टेंट सकते हैं। कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, ये है मंत्री है, और ये उनका संबंधित विभाग है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पदाधिकारी, महाबलाधिकृत सेनापति को, बलाधिकृत सेनापति को, इस प्रकार से पदाधिकारी और उनका संबंधित विभाग है ना। ये सब पदाधिकारी और उनके संबंधित विभाग। गमागमिक, यातायाती, नौमित्तिक, राज ज्योतिषी इत्यादि को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। ये उनके जो है ये मंत्री हैं, ये उनके विभाग हैं, पद का नाम है। स्थानीय प्रशासन, है ना। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो पंचकुल के जो मुख्य ग्राम है उनको ज्येष्ठिका ग्राम कहा जाता था, है ना। और रतनपुर नगर को 5 भागों में विभक्त किया था। तुमान खोल, भैरम खोल, नल खोल, वराह खोल, देवी खोल, इस प्रकार से। और पंचकुल व्यवस्था इस समय अपनाई गई थी, है ना, जिसमें 5 सदस्य होते थे। इसी को क्या कहा जाता था? पंचकुल। इसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 हो सकते थे। सदस्यों को महत्तर, और सर्व प्रमुख सदस्य को महत्तम कहा जाता था। आगे देखते हैं। प्रमुख अधिकारी पंचकुल के, नगर प्रमुख पुरा प्रधान, ग्राम प्रमुख ग्रामकूट, तहसीलदार पटेल, है ना। नायब तहसीलदार आजकल CGPSC में आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं ना। उसके बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सोलकी है, कर वसूलने वाला, प्रतिहारी है, सिपाही, लेखक है, कर्णिक, शुल्क ग्राह, छोटे करों को उगाने वाला, दंड प्राशिक है, पुलिस अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। गढ़ के विभाजन के बारे में हम जानते हैं। किस प्रकार से रतनपुर क्षेत्र में शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे, ये 18 गढ़, और शिवनाथ के दक्षिण में रायपुर क्षेत्र के जो है 18 गढ़ थे, है ना। इस प्रकार से 18 और 18 क्या हो गया? 36 गढ़ हो गए थे। इस प्रकार से इन्हीं गढ़ों का आगे एक्सटेंडेड रूप है कि 36 गढ़ थे, अब 33 जिले हैं, है ना। समय के साथ बदलाव आया है। कलचुरी कालीन साहित्य, है ना, गोपाल मिश्र ने जो है
ये गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा लिखा गया, भक्त चिंतामणि लिखा गया, सुदामा चरित है, जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप है ना, माखन मिश्र द्वारा राम प्रताप, गोपाल विरचित छंद विलास, शिवदत्त शास्त्री ने इतिहास समुच्चय आदि बुक लिखे, किताब लिखे, साहित्य लिखे, है ना। उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं तो 4 कौड़ी 1 गंडा, 5 गंडा 1 कोरी, 20 कोरी 1 दोगानी, 16 दोगानी 1 रुपया को कहा जाता था। तौल का मापन सेर, 5 सेर बराबर 1 पंसरी और 8 पंसरी बराबर 1 मन का माप चलता था, है ना। धार्मिक स्थिति की बात करें तो इसी समय, इसी काल में जो है राजिम के समीप चंपारण स्थान पर 1593 में महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो है जन्म हुआ था, और जो वे शुद्धाद्वैतवाद तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, है ना। लास्ट में देखते हैं लाखा बाटा प्रथा। कलचुरी कालीन एक विशेष एवं अनोखी प्रथा छत्तीसगढ़ में विद्यमान थी, जो कि जिससे भू लगान का निर्धारण गोटिया एवं किसान के मध्य अंतिम सोपान के रूप में होता था, अंतिम सोपान के रूप में होता था। और ये कैसी प्रथा थी, आइए देखते हैं। भूमि का विभाजन जो है वितरण समय पर होता था। प्रत्येक किसान की इच्छा उपजाऊ भूमि प्राप्त करने की होती थी। माल गुजार भी अपने गांव में नए किसान बसाना चाहता था, अतः नए सिरे से भूमि का वितरण आवश्यक हो जाता था। लाखा बाटा की यह प्रथा जो है 1864-65 में भी जारी थी, और बिलासपुर जिले के कुछ 2241 माल गुजारी गांवों में 250 में मिस्टर चिस्म ने लाखा बाटा की प्रथा को पाया, है ना। ये लाखा बाटा मतलब लॉटरी की तरह है। गाँवों में जो है घरों का विभाजन, खेतों का विभाजन भी इसी पद्धति से होता है कि भाई मुझे ये खेत चाहिए, ये खेत चाहिए, ये खेत चाहिए। अगला भाई कहता है कि मुझे ये खेत चाहिए, ये खेत चाहिए। तो भाई तो अच्छे हैं तो दोनों को चाहिए, तो कैसे करें, तो टॉस करते हैं। टॉस मतलब वही एक पर्ची में रखे रहते हैं ना। तो उस समय की प्रथा थी, गांव में आज भी प्रचलित है। गांव से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप आसपास से अपने दादा दादियों से पूछिएगा, पिताजी से पूछिएगा, वो बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। आज हमने पढ़ा दोस्तों कलचुरी कालीन शासकों को, उनके निर्माण कार्यों को, उनके शासन व्यवस्था को, है ना। किस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में बांटा, किस प्रकार से कल्याण साय द्वारा राजस्व संबंधी सुधार किए गए, कहाँ से सीखे गए, अकबर कालीन जो है दरबार से सीख कर आया गया कल्याण साय द्वारा, है ना। इस प्रकार से हमने कलचुरी कालीन इतिहास को ख़त्म किया है ना। ये जो क्लास था छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 से लिया गया है, और जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।